नमस्कार, जय हिंद। पिछले एपिसोड में क्या सीखा? चलिए आप सोचिए, तब तक मैं 2 मिनट बात करता हूं। जिंदगी हर रोज एक लेसन देती है। अगर वो लेसन में से कुछ सीखे तो फिर नया लेसन देती है। अगर नहीं सीखे तो वही लेसन बार बार रिपीट होता है, अलग अलग घटनाओं के स्वरूप में, अलग अलग इंसिडेंट्स, इवेंट्स, इवन एक्सीडेंट्स। आप कहोगे भाई इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ सिंपल है। इतने सालों से मानव जात ने जो भी विकास किया है, ये केवल यही सीख सीख के ही तो किया है। भाई न्यूटन पिज्जा के साथ लच्छी पी रहा था, पंजाबी, राइट, आराम से पेड़ के नीचे बैठ के, पर उसी समय एक एप्पल गिरा। उसने ये नहीं सोचा कि लच्छी में इसके टुकड़े करके खा लूं, आहार। इसने ये नहीं सोचा कि अभी सो जाता हूं, उसके बाद में खा लूंगा, निंद्रा। उसने ये नहीं सोचा कि ये एप्पल मेरे माथे पे गिरता तो क्या हो जाता, भय। उसने ये नहीं सोचा कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड को जाके ये देता हूं एप्पल, मैथुन। उसने ये सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। जिंदगी ने लेसन दिया और इस लेसन में से उसने सीख लिया। आज इस लेसन को आर्या भी पढ़ती है स्कूल में, और प्रीति तो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट नंबर लेके आई। वे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अल्टीमेटली सभी नियम भौतिक विज्ञान के इसी नियम के आसपास घूमते रहते हैं। समझ में आ रहा है? जिंदगी लेसन देती है, सीखते हैं तो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के तरीके भी आगे बढ़ते हैं और पूरी इंसानियत, पूरा का पूरा मानव जाति आगे बढ़ती है। ये पूजा ने मोबाइल ढूंढा, हमको मोबाइल को रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं, केवल रिलायंस जियो खरीद लो कनेक्शन और चलाओ। तो व्यक्ति के स्वरूप में किसी का सीखना पूरी मानव जाति के लिए सीखने का एक नया अवसर। तो भाई मैं क्या कर रहा हूं? आज 125वां एपिसोड है, सभी को विशेष अभिनंदन। 125th एपिसोड ऑन लाइफ स्किल सीरीज। खुशहाली की बात यह है, गुजरात में आज तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि किसी एक विषय पर इतने एपिसोड हुए हो। तो कोई लोग तो हमें देख रहे हैं, पहले 100वें एपिसोड पर अभिनंदन की बौछार हुई थी, राइट। आज 125वां एपिसोड है, तो काफी खुशी है कि हम लोग साथ साथ यात्रा कर रहे हैं और ऐसी यात्रा चलती रहे जिसमें जिंदगी बेहतर बने। यहां से कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन के लिए इन्विटेशन है। सोचिए, क्या ऐसा है? प्रस्ताव है, पॉसिबिलिटीज है, शेयरिंग है, रियल केसेस है। ख्याति जैसे बच्चे रियल अपनी जिंदगी को लेके यहां आते हैं, तो कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं है, कोई कट पेस्ट नहीं है, राइट। सीधी जिंदगी की किताब है। और वैसे जिंदगी सिखाने के लिए तो जिंदगी ही तो चाहिए। मैं बर्थडे गिफ्ट के लिए, लोग जब पूछते हैं कि बर्थडे में गिफ्ट क्या दे, तो मैं कहता हूं कि बर्थडे में तुम फोतरा क्यों देते हो, मूंगफली दो ना। एक इंसान को दूसरे इंसान से बढ़ के भेंट क्या हो सकती है? What can be more better gift than a human being? हम तो पेंसिल कंपास बच्चों को देते हैं, थोड़े बड़े हो जाए तो पेन देते हैं, फिर परफ्यूम देते हैं, ये सब फोतरा जैसी चीजें देते हैं। ये नहीं कहते चल आज मैंने मेरा दिन दिया तुझे। दिल तो दे के कि ना दे, लेकिन दिन तो दे सकते हैं। एक दिन समय दिया, या बताओ तुम जो कहो वैसे मैं करूं। चलिए, अब कौन तैयार है? मैंने लर्निंग के ऊपर छोटी सी बात करी। अरे वाह, हरेश भाई तैयार है, वेरी गुड हरेश भाई, बताइए। अर्श तो एवर रेडी है ही। यस हरेश भाई। थैंक यू सर।
तो लास्ट एपिसोड में जो ख्याति दीदी का हमने जो पूरा स्टोरी सुना उनका लाइफ का, तो उससे हमने जाना कि खुद को जब हम छोटी छोटी कंप्लेन में डाल देते हैं तो हमारा जीवन पूरा कंप्लेन से भर जाता है, लेकिन जो हमारे पास है उसको हम अगर बेहतर जानते हैं तो हमारा पूरा जीवन प्रसन्नता से पास हो सकता है। फिर आपका जो जो आपका खुशी का रहस्य है कि आप ऐसे ऐसे लड़कियों से मिलते हैं, उनको इतना इंस्पायर करते हैं, तो आपके अंदर भी एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन, एक एकदम शक्ति बहती रहती है। तो हम जैसे लोगों को भी उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। होल लाइफ इंस्पिरेशन मतलब आपके लिए। और ख्याति दीदी ने जो उनने जो हमारे उनकी स्टोरी सुन के हमारे अंदर अनेक प्रकार के इमोशंस मतलब बहने लगते हैं। उसमें दुख का, सहानुभूति का, दर्द का, करुणा का। तो उसके प्रति जितने भी हम सजग रहते हैं तो उससे हमारे अंदर दूसरों के प्रति कैसी भावना उठती है उसको हम अलग अलग समझ सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं और पसंद कर सकते हैं कि हमको उससे क्या उसको उससे क्या एक्सप्रेस करना है, जिससे कि हम करुणा, दया या कुछ भी ऐसी इमोशंस हम प्रकट कर सकते हैं जिससे दूसरे को हम हेल्प कर सके। और बहुत और हाउ टू कोपिंग इमोशंस, उसमें आपने एकदम शॉर्ट में बहुत अच्छा समझाया कि ऐसा पावरफुल एक लोगों को हम जैसे मिलते रहते हैं, जैसे ख्याति दीदी है, निष्ठा दीदी है, और भी होते जो उनसे हम मिलते रहते हैं, तो उनकी जो लाइफ है उनसे हम इंस्पायर होते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे हमारे अंदर भी देख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या प्रकट हो रहा है। जैसे उनके अंदर उनके जीवन में था, ऐसे हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि हमारे अंदर कैसे हो। तो उससे क्या होता है कि हम बेटर तरीके से दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। और उसको भले हम पूरा उनका उनके जो दुख है उससे हम रोने नहीं लगते, लेकिन उनको दर्द दुख का थोड़ा बहुत भी रिलीज करने में, उनको थोड़ा हेल्प करने में, उसके हिसाब से हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं उससे हम दूसरे को कैसे हेल्प कर सके, मतलब हम जैसे उनका इमोशन समझ सकते हैं। जैसे हमारे अंदर इमोशन कोई भी सपोज दुख का इमोशन प्रकट हुआ तो हम भी समझ सकते हैं कि उनके अंदर भी ऐसा ही इमोशन होता है, तो हम उसको किस प्रकार हेल्प कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट सीखने को मिला है। और दूसरा उदाहरण आपने दिया था कि भाई अपने इमोशंस को हम जब इमोशंस बढ़ा देते हैं, जैसे आपने बताया था राधा कृष्णा, डॉक्टर राधा कृष्णा जी का वर्ड कि भाई अपनी लाइन बड़ी करो उससे टच करके। तो हम जैसे अपनी खुशियों, जैसे अपने इमोशंस, खुशी का इमोशंस, हैप्पी का इमोशंस बढ़ा सकते हैं, तो उसमें जो छोटी बहुत दुख की या दर्द की कोई भी टाइड्स या आती रहती है तो हम उसको नहीं, मतलब उसको इग्नोर कर सकते हैं। और जो अपना बड़ा सुख का समुंदर है, जैसे आपने पूरा एक फैमिली क्रिएट किया है, तो उसमें गोता लगा लगा के हम अपने पूरे सुख का आनंद ले सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, गुड गुड। मुझे लगता है अर्च भी कुछ कहना चाहता है। यस बेटा, अर्च। Yes. हाँ, So, first of all, the congratulations and celebration to our 125 episodes. And म्यूजिक जो हमने लास्ट वेबिनार में सुना था, रुक जाना नहीं तो कभी हार के, तो उससे मुझे ये मिला कि मुझे मेरे अलावा और कोई नहीं रोक सकता। फ्रॉम वेबिनार ख्याति दीदी का शेयरिंग, जिसमें पहला, मैं विकट परिस्थितियों में भी अपने और दूसरों के इमोशन पर ध्यान दूंगा और एक्नॉलेज करूंगा। दूसरा, मैं उनके शेयरिंग से ये भाव मुझे आया कि मैं शरीर नहीं हूँ और मेरे आसपास भी सब जीवन ही है। शरीर तो सिर्फ उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन या कह सकते हैं द मशीन। तीसरा, मेरी चाहना सुख है तो मेरे इमोशन को उस तरफ मैं ले जाऊंगा। तो मैं मेरी परिस्थिति, मेरे शरीर और मेरे कुछ भी को मैं मतलब वो ही मेरा सुख है, वो नहीं है जो मेरे जीवन का सुख है, उसके तरफ मेरे इमोशंस की गति होगी। थैंक यू, थैंक यस यू, वेरी गुड। अभी एक क्वेश्चन आया था, मुझे क्वेश्चन ये मिला है कि ख्याति दीदी की शरीर में ऐसी स्थिति हुई और उसने अपने आप को उसमें से निकाल दिया, अपनी प्रसन्नता को बरकरार रखा, और घर में भी सभी को सूचना है कि सब मुस्कुराते रहिए। सर, एक चीज समझ में आई
इतने एपिसोड से आप लगातार कह रहे हो कि मुस्कुराते रहिए मुस्कुराते रहिए, तो अब समझ में आ रहा है कि जब कोई ऐसी वजह नहीं है दुखी होने की तो फिर क्यों मुस्कुराते नहीं है। तो ये उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। और क्वेश्चन ये है कि शरीर में इतनी पीड़ा होने के बावजूद भी इससे डिटैच में कैसे काम कर सकते हैं, राइट। और उन्होंने ब्रैकेट में लिखा योर ओन ऑपरेशन। तो देखिए, मैं सीधा सीधा आपको प्रयोगात्मक ढंग से अभी जो समझाने जा रहा हूं वो आपको अपनी इमोशन को हैंडल करने में काफी काम में आएगा। आप अभी लगभग सभी खाना खा के बैठे हैं। ये खाना अपने आप पच रहा है कि आप पचा रहे हो? ये अपने आप पच रहा है। अभी रात को सो जाओगे तो बाल अपने आप बढ़ेंगे, नाखून अपने आप बढ़ेंगे कि आप बढ़ाओगे? ये अपने आप बढ़ रहे हैं। इतना ही क्या कम है, अभी आपने 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो कुछ भी खाया होगा, कल सुबह उसमें जितना निरर्थक है वो निकाल ही देगा शरीर। इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है, राइट। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते कि नहीं नहीं आज तो मालपुआ खाया है तो मैं तो उसको 3 दिन रखना चाहता हूं अपने अंदर, और आज तो जम के 2 किलो खाया है तो बस 1 सप्ताह रखना चाहता हूं। कुछ नहीं कर सकते। शरीर को निरर्थक लगेगा तो मालपुआ हो या रसगुल्ला हो वो फेंक ही देगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं मजाक के स्वर में जो कह रहा हूं वो आपका ध्यान खींचने के लिए मजाक है, राइट। आपका ध्यान चला जाना चाहिए। आंख की पलकें अपने आप झपकती है कि आप झपकाते हो? वो अपने आप झपकती है, लेकिन चाहो तो ऐसे थोड़ी झपका सकते हो थोड़े समय के लिए। सांस अपने आप चल रही है, आप चलाते नहीं हो, लेकिन आप चाहो, चलो सभी गहरी सांस लो, तो चाहो तो थोड़े समय के लिए ले सकते हो। लेकिन रात को सो गए उसके बाद वो अपने आप ही चलती है। तो एक चीज समझ में आई, शरीर अपने आप कुछ कर रहा है, उसमें थोड़ा बहुत आपका उसके ऊपर काबू है, संपूर्ण नहीं, थोड़ा। जैसे हाथ ऊपर करना चाहोगे तो वो ऊपर होगा, राइट। आप अपने मसल के प्रयोग से उसको ऊपर कर सकोगे अगर मसल ठीक ठाक है तो। लकवा मार गया है तो कितना भी इच्छा करो हाथ ऊपर नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आपकी इच्छा के अनुरूप ये शरीर नहीं चलता, वो अपने नियम के अनुरूप चलता है। अगर आपकी इच्छा उसके नियम के अनुरूप हो तब ठीक है। जैसे शरीर में ऑक्सीजन चाहिए तो फेफड़े लगातार ये काम कर रहे हैं। आप फेफड़े को कहते हो चलो थोड़ा जल्दी ज्यादा ले लेता हूं, राइट। ये लगातार वाइपर चल रहे हैं, आंख को भीगी रखनी है, तो आप कहते हैं चलो ज्यादा ज्यादा वाइपर चला लेता हूं। तो नियम के अनुरूप है तो होगा, नो प्रॉब्लम। पर मेरा पेट भर गया है, अब ये जल्दी 10 मिनट में खाली हो जाए ताकि मैं दूसरी बार खा लूं, तो ये नियम के अनुरूप नहीं है। क्योंकि पाचन की पूरी प्रक्रिया होने से ही हमें पोषण मिलता है, अंदर डालने से नहीं मिलता। आप डॉक्टर साहब हमारे बीच में उनको कहेंगे तो कहेंगे कितना भी खा लो, क्या खाओ कितना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना पचा पाते हो उससे ही फर्क पड़ता है। नहीं तो उल्टा पचा हुआ है वो भी निकल जाएगा शक्ति के स्वरूप में। अगर ये समझ में आ रहा है तो नंबर 1, शरीर के अपने नियम है, आपके हिसाब से नहीं चलता। तो ख्याति दीदी अननोइंगली भी उसी स्थिति को समझ गई है कि शरीर अपने नियम के अनुरूप चल रहा है। बीमार हो गया, चल रहा है, पर मुझे इससे क्या, क्योंकि मैं उसको मेरे हिसाब से तो नहीं चला सकती। मैं डॉक्टर को सहायभूत हो सकती हूँ, कैसे? चलो डॉक्टर सर्जरी करनी है करो,
हाँ कह सकती हूँ, फॉर्म में साइन कर सकती हूँ, इतना तो मैं कर सकती हूँ, बाकी तो उसको करना है। कितनों को समझ में आ रहा है? राइट। मेरा एक भाई है यहाँ मौजूद है, कल्पेश, बड़े उत्साह के साथ उसने एक भारी पत्थर उठा लिया आज से 10 साल पहले। तो स्पाइन के मसल में कुछ इंजरी हो गई, अभी दर्द करता है। अब देखो, मुझे ये, मेरे सामने ये घटना घटी, तब तो मुझे अकल आ जानी चाहिए ना कि भी ऐसा नहीं करते। तो मुझे कोई पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि देखो ऐसे उठाते हैं, हम माउंटेनिंग में सीखते भी है हैवी चीजों को कैसे उठाते हैं। पहले बैठ जाते हैं, आप वेट लिफ्टिंग वालों को देखो, वो पहले बैठ जाते हैं, राइट, फिर एक पोजीशन लेकर के उठाते हैं। 3 का काम शुरू हुआ, मैं बड़े उत्साह से भर गया था और मैंने 35 किलो को बाजरी का बाचका उठा लिया, सेम जैसे कल्पेश ने पत्थर उठाया। आप समझ रहे हो, मैं इमोशन की बात कर रहा हूं। उत्साह के इमोशन में हम शरीर के पास से, शरीर के नियम से भी ज्यादा काम लेने की चेष्टा करते हैं। थोड़े समय के लिए नियम को चूक जाते, ये सब इशारे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। अगर मैं शरीर होता तो बिल्कुल याद रखता ना कि ये नहीं करना। आपने गरम गरम चाय पी होगी, कई बार जीभ जल भी गई होगी, फिर भी जल जाती है। एक एंगल से ये बेहोशी है, माइंडफुलनेस का अभाव है, और दूसरे एंगल से मैं शरीर से कोई अलग वास्तविकता हूं, उसका बोध भी है। रात को जब सो जाते हैं तब तो तुषार सोया हुआ है, सुबह में उसको कैसे याद आ जाता है कि तुषार ही सोया था। तुषार सोए और सुरेश उठे, ऐसा तो नहीं होता। आप कहोगे तो मेमोरी है, ब्रेन में है, ठीक है, ब्रेन में होगी, लेकिन अभी जितने कार्यकलाप करते हैं वो ऐसे करते हैं जैसे हमेशा रहेंगे। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि कल मर जाएंगे। दूसरा इशारा है कि हम रहेंगे। इसीलिए प्लानिंग करते समय इतने इतने लोगों की मौत देखते हुए भी प्लानिंग में तो हम ऐसा ही करते हैं कि कल तो बिल्कुल मिलेंगे। इसीलिए लोगों के साथ गांठें बांधते हैं। इमोशन में दूसरा सेगमेंट जो है ना, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लड़ाई करते हैं, मनमुटाव करते हैं, बुरा मान जाते हैं, संपत्ति, पैसा, जमीन जायदाद, शेयर, सर्टिफिकेट, उसको ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि हमेशा रहेंगे। ये बोध हमें स्पष्ट तरीके से नहीं है। हमेशा रहेंगे ये बोध स्पष्ट हो जाए तो हमेशा क्या नहीं रहेगा वो उसके साथ जुड़ा ही जुड़ा है। तो हमेशा जो नहीं रहेगा उसके बारे में टेंशन कैसा। देखो, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि पीड़ा नहीं होती। हाँ, मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ, अभी कोई मुझे पीछे से गरम गरम अंगारा टच कर दे तो मैं ये नहीं कहूंगा हे मेरे प्यारे भाई आप मुझे क्यों अंगारा टच करते हो। मैं एकदम झटके से खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि शरीर का नियम है अपने को बचाने के लिए तीक्ष्ण चीज, गर्म चीज, ऐसी चीजों से वो भागने की चेष्टा करेगा। मैं इतने पहाड़ों में जाता हूँ, कई बार लोग कहते हैं तुम्हें डर नहीं लगता। मैं कहता हूँ मुझे, मेरा तो लगता है तुम्हारा भी लगता है कि तुम भी कहीं गिरो नहीं। फिर डर तो लगेगा ना, ये शरीर समाप्त ना हो जाए इसके लिए डर का होना अनिवार्य है। लेकिन डर के आगे जीत है वो क्या है? डर किसका, ये समझ में आता है कि शरीर गिर गया तो खत्म हो जाएगा, तो जरा संभल के चले, टेक्निकली चले, दूसरों को भी संभाले। तो भय अपने आप में अच्छी इमोशन है, पर जब भय हावी हो जाता है उन लोगों को फट्टूस कहते हैं। अगर इंसान भय के ऊपर नहीं काबू पाता तो एडवेंचर स्पोर्ट्स तो होता ही नहीं, राइट। आकाश में से जंप लगाना,
सांपों के साथ खेलना, ये बंजी जंपिंग जैसी उटपटांग बातें करना, तो काफी डिटेल में मैंने बात कही है। ख्याति दीदी को ये इसको ज्यादा अधिकार है इसके ऊपर बोलने का, क्योंकि वो इसमें से गुजरी। पर आज हमारे पास बहुत सारे लोग हैं ऐसे, पर सभी नहीं है, ये मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कोपिंग विथ इमोशन ये अपने आप में अचीवमेंट है, ख्याति के लिए, निष्ठा के लिए, दीपा के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही, मैं निक की फिल्म दिखाया करता था, निक वुजिचिक, 2 पांव नहीं 2 हाथ नहीं। फिर मेरी जिंदगी में निकिता दीदी आई, उसका केस मैं कह चुका हूं, राइट। 10 साल मैंने इनके साथ काम किया। तो हमारे आसपास ये लोग एक लेसन बन के आए हैं, सीखना हमारे हाथ में है। मिनल, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे एक मैसेज छोड़ना, मैं तुम्हें कविता लिखूंगा, तुमने मैसेज नहीं छोड़ा है। वो राजेंद्र शाह की अद्भुत कविता है, भाई रे આપણા દુઃખનું કેટલું જોર, नानी अमथी जातक वातनो मचविए ना शोर। ये जातक बात क्या है? मानव जाति में शरीर के साथ जुड़ी कुछ एक पीड़ाएं है, तो है। अब जो है सो है, उसको हैंडल कैसे करें? पॉइंट केवल यही है। हम तो क्या करते हैं, उससे भागना चाहते हैं। आज मैं आपको कोपिंग विथ इमोशन का एक दूसरा सेंट्रल डायमेंशन बता रहा हूं। इंसान होना यानी इमोशनल होना, इमोशन से भागने की कतई चेष्टा ना करे, केवल इमोशन को देखना है कि कौन सी इमोशन अभी चल रही है, कैसे वो उसका उदय हुआ, कैसे वो धीरे धीरे कम होती है, और कैसे वो दूसरों पे ऊपर इंपैक्ट करती है। मेरे एक मित्र ने मुझे लिखा, बड़े इमोशनल भाव में लिखा कि मैं तुम्हें मौन में मिलूंगा, तुम कभी झरने में पांव डुबोए बैठे होंगे तो मैं तुम्हें सामने किनारे पे मिलूंगा। कैन यू इमेजिन ये लाइन? आई वेंट इनटू डीप ट्रांस स्टेट, डीप मेडिटेशन। इमोशन कितनी सहायक हो सकती है कि भी कोई मुझे मौन में मिलने को कह रहा है, तो उसका जो रियल स्वरूप है वो तो मौन का है। एक अद्भुत स्टेटमेंट है, तुम जो हो वो इतना जोर शोर से सुनाई दे रहा है कि तुम जो बोल रहे हो मैं नहीं सुन सकता। Who you are is so loud, I cannot listen what you are saying. ગુજરાતીમાં કહું, ખુશી તમે જે છો એ મને એટલું જોરશોરથી સંભળાઈ રહ્યું છે કે તમે જે બોલો છો તે મને સંભળાતું નથી. અહીંયા બીજા 2 મહત્વના શબ્દો છે. આજે વંદના નથી એટલે ગુજરાતીમાં સ્વિચ ઓવર થઈ જાઉં છું. વ્યક્તિત્વ અને ચારિત્ર્ય. बाहरी दिखावा व्यक्तित्व, हमारा निरंतर होना चारित्र्य। गोल्ड कैरेक्टर पीला, रस्टिंग नहीं होगा, उसको शेप दे सकते हैं, ऐसी धातु। अब इसका व्यक्तित्व, अंगूठी, चेन, पायल और मल्टीपल और गहने, ये सब व्यक्तित्व है। क्या ऐसा संभव है कि व्यक्तित्व के अंदर से चारित्र को निकाल दे फिर व्यक्तित्व में निखार होगा? सोना निकाल दे लेकिन पायल रहनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। पर संसार में क्या हो रहा है, जो नहीं है वैसा दिखावा करते हैं, तो ये ज्यादा लंबा टिकता नहीं है, क्योंकि सामने भी तो इंसान है देखने वाले। तो व्यक्तित्व में जैसे चपड़ चपड़ बोल के
किसी को थोड़े समय के लिए उल्लू बनाया जा सकता है, बरसों तक नहीं। बाहर से खुश खुश दिखाने की कोशिश करें। कितने समय तक खुश रहेंगे? कितने समय खुश रह सकते हैं? जहां सामने वाला पात्र है तब तक, क्योंकि दिखावे की कोशिश तो उसको कर रहे हैं ना। वो जैसे हट गया, आप अपने ओरिजिनल मोड में आ जाएंगे। और ये बार बार ओरिजिनल फेक, असल नकल, दिखावा सच्चाई, ये द्वंद्व चलता रहेगा तो मतलब हो गया खुद के साथ लड़ाई। और खुद के साथ की लड़ाई में कोई कभी जीतता नहीं। ये जयपाल के राइट हैंड ने तय किया कि लेफ्ट हैंड को तो तोड़ दूंगा, और लेफ्ट हैंड ने तय किया मैं राइट हैंड को तोड़ दूंगा। अब जयपाल लगा है दोनों हाथों से एक दूसरे हाथ को तोड़ने में। एक हाथ टूट जाए तो जयपाल तो हारता ही है। ये आपको समझ में आ रहा है? खुद के साथ की लड़ाई में एक व्यक्ति कभी जीतता नहीं। तो ख्याति ने खुद के साथ लड़ाई नहीं करी। ख्याति ने खुद की शरीर की स्थिति को मन के ऊपर हावी होने नहीं दिया। और अर्थ, तूने मुझे अच्छा ट्रिगर किया। यही बात कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन एकदम डिप्रेस होकर के बैठ गया, इसके इमोशन उसके ऊपर हावी हो गए। तो अर्जुन ने कहा ना कि खुद का एनिमी खुद ही है, तू ही अपना एनिमी। कृष्ण इसको जरा संस्कृत में कहते, क्योंकि कृष्ण को उस समय अंग्रेजी शायद नहीं थी। सांदीपनी के आश्रम में केवल संस्कृत सिखाया जाता था, तो उन्होंने उसको संस्कृत में कहा, उद्धरेत आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। तू अपने आप का उद्धार तू खुद करना, अपने आप को गड्ढे में मत डालना। फिर उसको कंफर्म करने के लिए बोल दिया, आत्मा ही एव बंधु आत्मना, आत्मा ही एव रिपु आत्मना। तू ही तेरा दुश्मन है, तू ही तेरा बंधु यानी मित्र, भाई, सखा। सो थैंक यू अर्च, इट वॉज वंडरफुल शेयरिंग बाय हरेश भाई एंड अर्च दोनों। तो हम आज के एपिसोड के साथ इसको कनेक्ट भी कर पाए, अच्छा शेयरिंग रहा। अभी आगे यात्रा करते हैं। हमारी इमोशन को हमें देखना है और फिर उसको मैनेज करना है। तो पिछले एपिसोड में हमने एक सेगमेंट देखा था, हम पीपीटी में आगे चलेंगे अब। तो हमने ये देखा था, और एक एपिसोड में हमने ये भी देखा था कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है। तो अपने अंदर की इमोशन के बारे में सेल्फ अवेयरनेस हो और अपना खुद का एक्यूरेट असेसमेंट हो। तो रिकग्निशन का काम ये पहले सेगमेंट में है। अब आज हम दूसरे सेगमेंट में प्रवेश करते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट। यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यहाँ सेल्फ कंट्रोल है, यहाँ है मैं कर पाऊंगा, यहाँ मैं कर सकता हूं जब चाहूं। राइट? तो खुद की इमोशन को देखते देखते और खुद का असेसमेंट करते करते कॉन्फिडेंस बनता है कि फ्यूचर में अगर मेरे इमोशन आए तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस यहाँ बनता है। अब कंट्रोल की प्रोसेस को देखें। यहाँ टोटल 5 एलिमेंट्स है, ट्रस्टवर्दीनेस, कॉन्सेंशियसनेस, एडेप्टेबिलिटी, ड्राइव एंड मोटिवेशन एंड इनिशिएटिव। तो ट्रस्टवर्दीनेस से शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रस्टवर्दीनेस है, दूसरा है विवेक। अब ट्रस्टवर्दीनेस गुजराती में, हिंदी में विश्वसनीयता। मैं लीडरशिप प्रोग्राम में एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, जो यहां भी एक बार ले चुका हूं, कि आपके घर के सामने से 8 बजे चलने वाली बस 8 बजे ही जाएगी, ऐसा आप कॉन्फिडेंटली कब कह सकोगे? लोग मल्टीपल जवाब देते हैं, अल्टीमेटली जवाब निकलता है कि या तो बस में ट्रैवल करते हो आप या कोई और, लेकिन आपने देखा हो कि 8 बजे की बस 8 बजे ही चल रही है। देखना जरूरी है, आप देखे या कोई और देखे। हाँ, कोई और देखने वाले को आपको देखना पड़ेगा।
न्यूज़पेपर देखे और आप उसको मान ले, ऐसा नहीं चलेगा। ये तो बस के बारे में है, यहां तो मैं व्यक्ति के बारे में कहता हूं। आपने अपने आप को कुछ करते हुए अगर लंबे अरसे तक देखा है तो आपकी अपने ऊपर विश्वसनीयता बनती है, विश्वसनीयता बनती है। ये है ट्रस्टवर्दीनेस। अब बहुत कॉमन इमोशन लेते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का डर, वेरी कॉमन इमोशन। वैसे कुछ कुछ करने वाले लोग जैसे 50 लोगों के सामने खड़े कर देते हैं ना, बोले नहीं मुझे डर लगता है, और फिर बड़ा ऑडियंस हो तो बोल ही नहीं पाएंगे। ये क्या हो गया? पब्लिक स्पीकिंग का फियर। क्यों? क्योंकि अपने आप को इससे पहले कभी लोगों के सामने बोलते हुए नहीं देखा। इतना समझ में आ रहा है सबको? एक बार नहीं देखा है तो वो लाइन वहां से अंदर से आई कि ये तो मैंने नहीं किया। और क्या सुन रखा है? पब्लिक स्पीकिंग वेरी डेंजरस, सबको डर लगता है, ये सब सुन रखा है। इसलिए छोटे बच्चों को हमेशा पब्लिकली बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो इसके अंदर ये सहज स्वरूप में विकसित हो जाएगा। ये कहीं पर भी कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ना केवल पब्लिक के सामने, वो भारत के राष्ट्रपति के सामने भी। आज तुम्हें जान के खुशी होगी, डॉक्टर कलाम साहब के 100 लोगों को बुलाया था, उस मीटिंग में मुझे इनवाइट किया था। मैं मेरे बेटे इशित को लेकर के गया और मैंने सोचा कि इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो गंवाना नहीं चाहिए। तो ईशु के हाथ में मैंने एक कार्ड दे दिया। मैंने कहा जा सीधा पहुंच जा कलाम साहब के पास और पेन खुली रखे और ऑटोग्राफ ले आ। क्योंकि उसकी बचपन से कोई भाई की स्थिति बनाई नहीं थी, वो तो पहुंच गया। लेकिन ये जेड कमांडो सिक्योरिटी वाले बड़े चौकन्ने होते हैं। वैसे कलाम साहब आराम से हमारे सामने ही बैठे थे, ये सिक्योरिटी सब साइड में थी और कोई बीच में दीवार भी नहीं थी, पर एकदम वो लपके और मेरे बेटे को हटाने की कोशिश की। तो बाजू में नरेंद्र भाई बैठे थे, अपने उस समय के गुजरात के। तो उन्होंने यीशु को नजदीक बुलाया और उन्होंने कहा लाओ बेटा मैं हस्ताक्षर देता हूँ। तो फिर नरेंद्र मोदी के ऑटोग्राफ इसके पेड़ में पड़े। अब मैं आज यीशु को कहूं कि तू यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का ऑटोग्राफ ले ले, तो उसको क्या हिचकिचाहट होगी? कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले एक बार हो चुका है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार करते हुए देखने से एक लाइन, दूसरी बार करते हुए देखने से 2 लाइन, तीसरी बार करते हुए देखने से 3 लाइन, मन के अंदर लाइन अंकित होती जाएगी और एक दिन आप कह सकोगे कि हाँ मैं कर सकता हूं। इसका नाम है ट्रस्टवर्दीनेस। यहां इमोशन में क्या करना है? अपने इमोशन को हैंडल करते हुए चेष्टा करनी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। पहली दफा नहीं होगी, ऐसी संभावना है, हो भी सकती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अर्थ मेरे सामने आया, मैंने उसके बारे में कुछ सुन रखा है और मुझे बड़ा गुस्सा आने वाला है। वो जब मिलेगा तो मैं तय करता हूं कि अर्च को मैं गुस्से से नहीं बुलाऊंगा, पर अर्च आ गया है और मेरे मन में गुस्सा शुरू हो रहा है। संभावना है कि मैंने सुरेश पटेल का एक वेबिनार अटेंड किया, तो मैं कोशिश करूंगा कंट्रोल करने की, कंट्रोल कर पाऊं या ना भी कर पाऊं, लेकिन मेरी कोशिश की लाइन तो अंकित हो गई कि मैंने कोशिश करी लेकिन फेल हो गया। अब दूसरी कोशिश सक्सेस हो गया। ऐसे करते 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 बिल्कुल मेरे साथ ट्रैक में जो लोग आते हैं ना, सांप से डरते हैं, मैं उनको बड़ी आसानी से उसका फोबिया दूर कर देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ बिल्कुल सांप को गले में नहीं लेना है, केवल आओ, मैं सांप को पकड़े रखता हूँ, केवल इसको अपनी एक उंगली से टच करो। अब एक उंगली से टच करे फिर हाथ खींच लेते हो, कहते बहुत डेंजर। मैंने कहा डेंजर, ये तो कितना लिस्सा, आई मीन सांप एकदम लिस्सो है, चोखो है, कितना सरल है। अब हाथ लगाओ, अब फिर हाथ लगाओ, 2 हाथ लगाओ, अब पकड़ो। अब जैसे पकड़, मैं कहता हूं मैं छोड़ता हूं, देखो सांप गिरेगा तो उसका डैमेज हो जाएगा, पकड़ना। फिर
ऐसे पूरा डांस होता है तांडव जैसा, पर पकड़े हुए हैं, और हंसते हंसते पकड़ते पकड़ते फिर मैं कहता हूँ अब फोटो खींचूं, तो गले में सांप लेकर के फोटो भी खींचवा लेते हैं। पर ये प्रोग्रेस है। एक ट्रैकिंग प्रोग्राम में एक व्यक्ति दूर भाग गई, नहीं नहीं सर मैंने आपके बारे में सुना है, आप तो कंपलसरी सांप को पकड़वाओगे ही, मुझे नहीं, मुझे नहीं, आई नहीं नजदीक, आते तो हो जाता। ऐसे हाइट का फोबिया होता है, हाइट पर से देखने का डर, मैं ये भी भगा देता हूं। आपको ट्रस्टवर्दीनेस समझ में आया? किसके ऊपर? खुद के ऊपर ट्रस्टवर्दीनेस। दूसरा है कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड विवेक। सेल्फ को रेगुलेट करने का एक ये अद्भुत टेक्निक भारतीय दर्शन ने दिया है। इसके लिए ऐसा कोई शब्द इंग्लिश लिटरेचर में नहीं है, ये बहुत नजदीक की लाने की कोशिश की है, लेकिन विवेक जैसा कोई शब्द नहीं है। हमारे यहाँ कितने अच्छे इसके लिए रूपक है, अब आपको बहुत मजा आएगा सुन के। मानसरोवर का हंस केवल मोती चुगता है। मैं गया मानसरोवर भाई, कहीं हंस नहीं मिला, मोती तो वहां है ही नहीं। अभी वाटर बॉडी जहां जहां होते हैं ना, वहां बहुत सारे प्रकार के वाटर बर्ड्स होते हैं, उसमें हंस एक वैरायटी है। और हंस भाई मछली खाता है, कोई मोती नहीं खाता। मेरे साथ एक बार गाड़ी में पीयूष भाई थे। पीयूष भाई को आप जानते होंगे, वाघ बकरी चाय बनाने वाले मालिक, चेयरमैन। तो मैंने कहा मैं आपका थोड़ा इंटरव्यू लूं। हम लोग संगीत की मजा ले रहे थे कार में, और हम एक प्रोग्राम में दोनों साथ साथ गेस्ट थे। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने तो काफी पूछा, उन्होंने फिर मुझे पूछा, मैं पूछूं भाई वाघ बकरी चाय में आपको क्या अच्छा लगता है? मैंने कहा सर आपके पैकेट का एडवर्टाइजमेंट। आपकी चाय इतनी ग्रेट है कि वाघ अपनी बकरी को खाने की इमोशन भूल जाता है, और बकरी तो डरना भी भूल जाती है, और वाघ और बकरी दोनों साथ साथ एक कप में से चाय पीते हैं। व्हाट ए फंडामेंटल क्रेडिट यू हैव 75 years बैक, कोपिंग विथ इमोशन। ट्रस्टवर्दीनेस के बाद का शब्द विवेक। तो हंस मान सरोवर, कौन सा सरोवर? मन का सरोवर। हंस क्या है? हमारे यहाँ आत्मा के लिए भी शब्द प्रयोग है हंस। साधु होते हैं, इसको कहते हैं परमहंस, क्योंकि सभी हंस तो है ही। परमहंस। आप कभी विवेकानंद केंद्र जाओगे, रामकृष्ण मिशन जाओगे, तो वहां उठकर जो एम्ब्लेम है उसमें आपको बीच में हंस मिलेगा, सरस्वती का वाहन हंस। ये प्रतीक है, पूरा सफेद बर्ड है, पानी में कितना भी गिरे भीगे नहीं। वैसे बहुत सारे बर्ड के पंख नहीं बिकते, केवल हंस के लिए सही नहीं है, पर प्रतीकात्मक रूप से हंस को ले लिया। शेप बड़ा अच्छा है दिखने में, राइट? हमें कर्व्स बहुत पसंद आते हैं, तो काफी इसमें कर्व्स है। पृथ्वी गोल, चंद्र गोल, राइट? हमारे टमाटर गोल, पानी का बिंदु टपके तो वो भी गोल, पूरे ग्रह गोल, प्लेनेटरी सिस्टम गोल। शनि जैसे तो उसको तो स्पेशल एक एक्स्ट्रा गोल वलय। रजनी भाई इसमें आंखें क्यों गोल गोल कर रहे हो? तो कहां कहां आपको गोल गोल मिलता रहता है। तो हंस की उपमा देकर के ये कहा कि मन में बहुत सारा आता है, उसमें हंस की तरह मोती चुगो। मोती को चुगना है भाई। कोई ये कहे कि बुरे विचार नहीं आते, बिल्कुल गलत है। बुरे विचार आते हैं, निकम्मे विचार आते हैं।
पर कौन से विचार को प्रमुख स्वरूप देंगे, कौन से विचार को फॉलो करेंगे, कौन से विचार के अनुरूप एक्शन लेंगे, यहां विवेक काम का है। मन तो करता है कि इस व्यक्ति जो मुस्कुरा नहीं रहा है अतुल ठाकुर को एक थप्पड़ जमा दूं, ऐसा मन तो करता है मेरा अभी। विवेक कहता है भाई सुरेश तने 7:30 વાર ગરજ હતી એટલે તે વેબિનાર શરૂ કર્યા, તને શીખવવાનો ભરભડિયો ઉપડ્યો હતો એટલે તે આ વેબિનારનું હળેકડું શરૂ કર્યું, નહીં તો નિરાંતે આરામથી અશ્વિની ભટ્ટની નવલકથા વાંચતો અને સારું સારું મ્યુઝિક સાંભળતો, તને કોણે કીધું તું આ બધું કરવાનું? તો પછી અતુલ ઠાકોર હશે કે ના હશે, તારું કામ છે ખાલી કહેવાનું, થપ્પડ મરાય નહીં. આને કહેવાય વિવેક. સાવ સાદી ભાષામાં યોગ્ય શું છે અને અયોગ્ય શું છે, બીજી ભાષામાં સાર અસાર, सार्थक निरर्थक. जीवन विद्या वालों, सार्थक क्या है और निरर्थक क्या है? जेनो होवानो कोई अर्थ छे, कोई मीनिंग छे, कोई पर्पस छे. जो घणा लोको मन अंदर अंदर वातो करता है, वातो सांभळवी तो आपने बिल्कुल खबर पड़े कि केवी वातो ना करे. एक बार हूँ जतो तो बस में, तो मारी सामे एक बेन बैठा था. बाजूवाळा बेन ने के आजकलनी जनरेशन साव बगड़ी गई है. अमारे रीतान जोवा छोकरो आववानो हतो, पण आ तो के मने कीधा वगर केम बोलाव्यो, हूँ रहेवानी नथी. हवे बेन मारी तो एवी स्थिति थई गई, पेलो 4 वागे छोकरो जवानो हतो ने के हूँ तो 3 वागे जवानी, मैं तो वैशाली साथे पिक्चर जोवानुं सेटिंग कर्युं छे अने तू मने पूछ्या वगर आवी रीते छोकरा बोलावे छे. मैं एने कीधुं के तारा बापनी आबरू सामे तो जो केटलुं कीधुं होय. छोकरो आवे तमारे शुं कहेवानुं? कही देजे के एनी बेनपणी त्यां गई छे. मारी तो एवी स्थिति खराब थई गई. पछी मैं तमारा भाईने फोन कर्यो અને પછી કહ્યું કે રીતા તો આવું કહે છે, એને તો વૈશાલી ત્યાં જવું છે, એને તો 3 વાગે જવાની છે અને આવું આવું કહે છે. એટલે એ બેને પાછું જે પેલા બેને કીધું હતું ને એ એના પતિને કીધું એ પાછું રિપીટ કર્યું. પછી પાછું શરૂ કર્યું કે હવે તમે જ કહો, તમારી છોકરી આવી રીતે તમારે ત્યાં છોકરો જોવા આવવાનો હોય, એ કહે કે હું મારી બહેનપણી ત્યાં જઉં છું, તો તમારી કેવી સ્થિતિ થાય? એટલે આ 3 રિપીટેશન તો તમે સાંભળ્યા ને, મેં તમારી સામે ડેમો કર્યો. આવું લાંબુ ચાલ્યું એટલે મેં કીધું કે બેન એક કામ કરું, રીતાનો નંબર મને આપી દો, હું એને એક જ વાર ફોન કરીશ ને એટલે જ્યારે છોકરો જવાનો હશે તો બધી એપોઇન્ટમેન્ટો કેન્સલ કરી નાખશે. સ્ટોરી પૂરી. આમાં અડધું સાચું છે, અડધું ખોટું. અડધું ખોટું એ અર્થમાં કે મેં એવું કંઈક કર્યું નહોતું, પણ મને ખબર પડી ગઈ કે લોકો કેવી નિરર્થક વાતો કરતા હોય. એ બીને આમ કીધું, બીએ એને આમ કીધું, પછી આમ કીધું, પછી આમ કીધું, પછી આમ કીધું, પણ બધા ડાયલોગ બોલવાની જરૂર શું છે? સાર્થક કેટલું છે કે ભાઈ મારી દીકરીને જોવા છોકરો આવવાનો હતો પણ એ તો એની બહેનપણી ત્યાં જતી રહી અને અમારે નીચા જોવાનું થયું. આજની જનરેશન આપણી વાત માનતી નથી. બોલો તમારે આમાં કંઈ મદદરૂપ થઈ શકાય હોય તો મને કહો, હું તો આમાં નિરૂપાય છું. તો પેલા બેન કઈ સાર્થક વાત કરે. હવે આને રોદડા શરૂ કર્યા એટલે એને છોકરાને રોદડા શરૂ કર્યા. હોમવર્ક, અનધર હોમવર્ક. જે લોકો લખતા નથી એ લોકો હોમવર્ક કરતા નથી. કમસે કમ ક્યાંક તો લખો. આજે શુક્ર છે, શનિ, રવિ અને સોમનો આખો તમને 3 આખા દિવસ 24 કલાક 8 × 8 × 8 8 જ કલાક મળે દિવસને. એમ ગણીએ 24 કલાક મળશે કેવળ અને કેવળ આજુબાજુના લોકોની વાતો સાંભળવાની છે. અને જો લોકો ના હોય તો કોઈ ભંગાર એકતા કપૂરની સિરિયલ ચાલુ કરજો અને એને ભક્તિભાવપૂર્વક પલાઠી મારીને જોવાની છે. આવું નહીં કરો તો તમારું વિવેક ઉપર ધ્યાન જશે નહીં. અને વિવેક ઉપર ધ્યાન નહીં જાય તો એ ખબર નહીં પડે કે કઈ વાતોમાંથી કઈ ઇમોશનમાં જતા રહેવાય છે. બોલતા બોલતા ગુસ્સો આવી જાય છે, બોલતા બોલતા નિરાશા આવી જાય છે, બોલતા બોલતા રોવું આવી જાય છે. આ બધું બોલતા બોલતા જ થાય છે. તો રેગ્યુલેશન કેવી રીતે કરવાનું? 3 સ્ટેપ: થોટ, સ્પીચ, ઇમોશન. થોટ ઉપર તો આપણું ધ્યાન ના જઈ શકે બીજાના, પણ બીજાની સ્પીચ પર તો ધ્યાન જાય. એમ કરતા કરતા પોતાની સ્પીચ અને પોતાના થોટ પર ધ્યાન જાય તો ખબર પડે કે મારા કયા વિચારમાંથી હું કેવું બોલું છું અને પછી કેવા લોચા ઊભા થાય છે.
કારણ કે બોન બોન પડા શકે નહીં, કે બિલકુલ બોન નહીં પડતું. તો આપણી આજુબાજુ જે પણ ડાયલોગ ચાલતા હોય એને ખાલી સાંભળવાના છે હોશપૂર્વક. બીજું ધ્યાન રાખજો, સાંભળતા સાંભળતા ઇમોશનમાં ના આવી જતા. હવે યાર તારી લવારી બંધ કરીને હું તો કંટાળી ગયો, આ તો કઈ રીત છે? એવું કરીને તમે ઇમોશનમાં ના જતા રહેતા. તમારું કામ જજમેન્ટ આપવાનું નથી, વિવેકને સમજવાનું છે. राइट? जो पलक ने समझन पड़ी गई है तो पलक को क्या समझ में आया? एकता कपूर का सीरियल देखना है और उसमें इमोशन, उसमें जो बातें हो रही है उसको जान के इमोशन को जानना है, मगर खुद इमोशन में, उसके इमोशन में नहीं चले जाना है. तो रिकॉग्निशन के बाद में रेगुलेशन का पार्ट है, राइट? मैंने कहा कि रिकॉग्निशन पहला सेगमेंट है तो रेगुलेशन दूसरा सेगमेंट है. तो अब हम दूसरों की इमोशन को देखते देखते खुद को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे. तो पहले भी ये बता चुका हूं, तो धीरे धीरे हम इस मैट्रिक्स में आगे बढ़ रहे हैं. तो मैं आशा करता हूं आपको विवेक समझ में आया. अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये मोटा मोटा नाम में है विवेक, पर अच्छा बुरा बहुत रिलेटिव टर्म है. देखिए, आप सोमनाथ गए, सोमनाथ मंदिर दर्शन करने गए, वहां से आपका मन हुआ कि मैं भालका तीर्थ जाऊं, जहां कृष्ण भगवान का देहोत्सर्ग हुआ था. अब वहां बीच में मच्छ बाजार आता है. बाजार तो नहीं, हालांकि मच्छीमारी के काफी वेसल वहां पार्क रहते हैं और गोडाउन्स भी है, तो बहुत मच्छी की आएगी. अब आपको ये बुरा लग सकता है, पर हम तो यहां विवेक की बात कर रहे हैं. विवेक अच्छा बुरा में नहीं है. विवेक ये समझने में है सार्थक क्या है, निरर्थक क्या है. ये बात आपको पसंद नहीं है तो आप नाक के ऊपर रुमाल रखो. और उस समय आप शुरू हो गए कि ये खारवा लोग तो नरक में जाएंगे, ये तो डेली हजारों मच्छियों को मारते हैं, तो विवेक तो नहीं है. मेरे एक मित्र है डीसा, जिसके घर मैं अक्सर जाता रहता हूँ. उनके घर एक जैन भाई आए. उनकी पत्नी किचन में सीधी गई तो मेरे भाभी साहब पोटैटो को सब काट रहे थे. तो ये बहन बोली, सुकाम पापना पोटला बांधो छो, बटेटा खाधा वगर नहीं चाले तमने. મને બિલકુલ ખબર પડી કે અટક જૈન છે, આ જૈન નથી. કારણ કે જૈનમાં તો અહિંસા પરમો ધર્મની વાત કહી છે. આ તો આવતાની સાથે જ કોઈકની અંદર માનસિક હિંસા શરૂ કરી નાખી. સાચો જૈન એ છે, એ સ્થિતિએ પહોંચે કે સામેવાળો પ્રેરાઈને પૂછે કે તમે કંદ કેમ નથી ખાતા, તો એ સમજાવી શકે કે બીજી ઘણી બધી મારાથી હિંસા થાય છે, પણ જ્યાં હું રોકી શકાય ત્યાં હું મારી જાતને સંયત કરું છું અને એટલે કંદ નથી ખાતો. બહુ સ્પષ્ટતા સાથે કેટલી હિંસા રોકી શકાતી જ નથી. તો વિવેક છે. એટલે ચા પીવાય, કોફી પીવાય, લોહી ના પીવાય, એ પણ વિવેક છે. ડુંગળી ખવાય, કાંદા ખવાય, બટેટા ખવાય, પણ કોઈનું દિમાગ ના ખવાય, એ પણ વિવેક છે. બોલો જયપાલભાઈ, જય સ્વામિનારાયણ. लोग मजाक में कहते हैं कि स्वामीनारायण संप्रदाय के बारे में कि भगवान खाने बैठे तो ओनियन उसकी थाली में से बाहर निकल गई, तो उन्होंने कहा तूने मेरा तिरस्कार किया तो जा मैं तेरा तिरस्कार करता हूँ. एक्चुअली ऐसा है नहीं, कम से कम स्वामीनारायण संप्रदाय में ऐसा नहीं है, लेकिन लोग मजाक करते रहते हैं. सद्भाग्य से जैनिज्म को समझने का मौका मिला और बहुत सारे जैन मित्र भी है. खेती की पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ेगा. कंद जमीन के अंदर है, जैसे ट्रैक्टर चलता है आप देखोगे उसके पीछे पीछे बर्ड्स चलते हैं, क्योंकि खेत में वो प्लाव चलने से अंदर वाले जीव बाहर आते हैं और पंछी उसको खाते हैं. तो खेती की पूरी प्रक्रिया के साथ अहिंसा का कनेक्शन है. तो बैर भी खाना तो पड़ेगा, गेहूं तो खाना पड़ेगा, मूंग तो खाना पड़ेगा, तो कहाँ नियंत्रित कर सकते हैं. तो चलो ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो
तो ऊपर उगने वाली चीजों को खा ले, नीचे वाली ना खाए। ऐसी भावनात्मकता के साथ ये जुड़ा। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। जैन मुनि पाँव में कुछ नहीं पहनते, खड़ाऊ भी नहीं पहनते, खुले पाँव चलते। मैं खुले पाँव चलता हूं इसलिए मुझे मालूम है बहुत सारे कीटक खुले पाँव में दबने से मरते नहीं। उनके शरीर का कवच ऐसा होता है कि हमारे पाँव भी दबते हैं, वो भी दबता है, लेकिन मरते नहीं। तो कुछ तो जीव बच जाएंगे, पर चलने से ऐसे कुछ बहुत सारे जीव मर भी सकते हैं, पर चलना तो पड़ेगा। तो बैर मिनिमम संयत स्वरूप में दोस्तों सभी को हाथ जोड़ के एक चीज कहता हूं, यहां मैं कोई जैनिज्म या कोई हिंदुइज्म की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं। मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं ताकि किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि जो थोड़े शब्दों में मैं कह रहा हूं उसको बड़े विशाल परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है, जो प्लेटफॉर्म यहां उचित नहीं है। विवेक तो सारा सार सार्थक निरर्थक, योग्य अयोग्य, ऐसे देखना पड़ेगा। अब ऐसे देखने के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या ले? प्रेक्षा बहन ने किचन में दूध को गर्म रखा है। वो किचन में से बाहर निकल रही है, यकायक उसका ध्यान गया ड्राइंग रूम में आर्या कोई ऐसी चीज से खेल रही है जिससे उसका नुकसान हो सकता है। अगर वो वापस जाए तो उबलते हुए दूध को रोक सकती है, पर उस स्थिति में आर्या को इंजरी हो जाएगी। अगर आर्या को इंजरी रोकने जाए तो दूध छलक के बाहर निकल जाएगा उबल के। आपको ये उदाहरण समझ में आ रहा है? तो प्रेक्षा बहन विवेक से अपनी बच्ची के प्रति जाएंगे। ये छोटा सा परिप्रेक्ष्य हो गया, छोटा सा रेफरेंस हो गया, घर परिवार संबंध। अब थोड़ा और करें तो पूरी मानव जाति, अभी थोड़ा और करें तो पूरा अस्तित्व, जिसमें पशु पक्षी सब आ गए। परसों के न्यूज़पेपर में 3 फोटोग्राफ के साथ न्यूज छपे थे दिव्य भास्कर में। ये 3 समूह श्वानों के लिए लड्डू बना रहे थे। तो बुजुर्गों के पिक्चर थे, लड्डू का भी पिक्चर था। श्वान के लिए लड्डू बनाना, विवेक। अभी ये संवेदनशीलता में से ऑपरेट हो रहा है, पर विवेक को समझने की कोशिश करें तो पकड़ में आएगा कि श्वान की खुराक लड्डू नहीं है। वो श्वान हमारे साथ डोमेस्टिकेटेड हो गए, इसलिए बहुत सारी चीजें हम जो देते हैं वो खा लेते, राइट? जंगल का श्वान कभी रोटी भी नहीं खाएगा, और ज्यादा मिठाई और ऐसी चीजें खिलाने से श्वान की चमड़ी के डिजीज होते हैं। आपने देखे होंगे स्ट्रीट डॉग्स को डिजीज हो जाते हैं, क्योंकि जो इसको नहीं खाना वो हम खिला रहे हैं। लोग पंछियों को गांठिया खिलाते हैं, इसको कहते हैं जीव दया। ये जीव दया नहीं है, ये क्रूरता है। पंछी की डिजाइन गांठिया को खाने के लिए नहीं है। वो बेचारे कंफ्यूजन में गांठिया खा लेते हैं, उसको ऐसा लगता है कि दाने हैं। तो हंस मोती नहीं खाते, हंस मोती की छिप में से मछली को खा जाते हैं, मोती छोड़ देते हैं अगर छिप खुली हुई है तो। अगर हंस ने नीचे से मोती की छिप पकड़ी है, कोई भी छिप पकड़ेगा खोल के उसके अंदर के मछली को खा जाएगा। देखने वाला ने देख लिया होगा कि ओ ये तो मोती खाता है, क्योंकि मोती के पास से उसकी चोंच मिली। जब वो चला गया तो वहां मोती पड़े थे, तो उसको लगा कि अच्छा पेट भर गया होगा तो इतने मोती छोड़ दिए, फिर रूपक बन गया। ऐसे स्टोरीज चलने लगती है। तो बड़े स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो सोमनाथ से वापस लौटते समय जब मछली की बू आएगी तो ये समझ में आएगा कि मेरे ये कुछ भाई बहन जिनको और व्यवसाय करना आता नहीं, या और व्यवसाय करना किसी ने सिखाया नहीं, या और व्यवसाय करने की वहां संभावना नहीं है, इसीलिए ये बेचारे मछली पकड़ने का काम करते हैं। अगर ये इसको समझ में आए तो ये बेकार में जीव हिंसा नहीं करेंगे। ये है विवेक।
आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। विवेक बड़े स्पेक्ट्रम में, जीव दया, पशु पक्षी देखा। अभी आप घर से बाहर निकल गए, कोई पेड़ काट रहा है, ना आपने पेड़ बोया है, ना आपकी जिम्मेदारी है, पर आप उसको काटने से रोकते हो। अब आप पूरे अस्तित्व को देख रहे हो, ये भी विवेक है। पर वहां विवेक अलग अलग स्वरूप से अभिव्यक्त होगा। जैसे छोटे बच्चे हैं तो समझा के काटने को रोक सकते हैं, राइट। मेरे घर बेली पत्र तोड़ने वाले बड़े आते थे, मैं कहता था कि शंकर भगवान को पूरा पेड़ ही दे दिया है, तो केवल प्रणाम करो, पत्ते तोड़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि नीचे शंकर भगवान की मूर्ति रख दी बेली पत्र के पेड़ के नीचे। अब वहां गाली गलौज चिल्लाना शोभा नहीं देता, उसको नहीं, खुद को। दूसरा होमवर्क, 3 दिन है ना, तो 2 होमवर्क होंगे। पहला होमवर्क तो आपको समझ में आ गया। दूसरा होमवर्क है विवेक को पहचानना, और इसको पहचानने के लिए एक क्वेश्चन, सुबह से शाम तक जितना भी बोलते हो, खाते हो, पीते हो, घूमते हो, एक सवाल पूछो, क्या ये सार्थक था? सार्थक क्या, इसका कोई अर्थ है? इज इट गुड टू डू? इज इट बेनिफिशियल टू ऑल कंसर्न? इज इट ट्रूथ? आप गूगल करने वालों, मुकेश जैसे लोगों के लिए और सरल कर देता हूं, रोटरी 4-वे टेस्ट। इज इट ट्रूथ? इज इट फेयर टू ऑल कंसर्न? विल इट ब्रिंग ब्रदरहुड और फेलोशिप? ऐसे कोई 4 पॉइंट है। रोटरी 4-वे टेस्ट, कुल मिला के सार्थकता। तो आपका दूसरा होमवर्क है 3 दिनों के लिए। पहला होमवर्क है आसपास की बातों को सुनते रहना और पकड़ लेना उसमें से सार्थकता, और दूसरा है आसपास घटती घटना, खुद जो कर रहे वो सभी, खुद कर रहे वो काम पूरे दिन में। अभी ब्रुगेश का दोपहर में थोड़ा जम के खाना खाया और सोफा पर लंबा हो गया, और ये सोच रहा है कि जरा झपकी ले लूं, और साइड में किताब पढ़ी है। सुबह में सोचा था कि आज दोपहर को पढ़ूंगा। उस समय ये सोच सकता है कि सोना सार्थक है कि पढ़ना सार्थक है। हम तय नहीं कर सकते, हाँ वही तय करेगा, क्योंकि आलस से सो रहा है, चॉइस से सो रहा है कि और कुछ नहीं है, कल भी पढ़ लेंगे। ऐसा कोई स्पेशल काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या? है वो तो खुद ही बता सकता है, राइट। ये सीरीज के चलते मेरा बेटा तो अभी यहाँ नहीं है, तो उसने मेरे साथ कहा कि मैं जब ऐसा सोचता हूं कि दोपहर के बाद करूंगा फिर नहीं करता, तो ये थॉट है कि इमोशन है? तो मैंने कहा जब तू करने का प्लान करता है तब थॉट है, जब वो करने की बेला आती है तब सब कुछ ठीक होते हुए भी नहीं करता, वो इमोशन है। सब कुछ ठीक होते हुए भी, सब कुछ अनुकूल होते हुए भी, हाँ प्रतिकूलता हो जाए और मैं उसको टाल दूं, तो फिर वो थॉट है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है। बिकॉज नाउ आई एम पुटिंग इट एट अ लेटर डेट, लेटर टाइम। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। तो मैं इस एपिसोड को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता, यहां पर समाप्त करता हूं। सोमवार को मिलेंगे, लंबा होमवर्क दिया है, करेंगे। और सोमवार को कौन शेयर करेगा, नाम तय करना है मुझे। जयपाल तू करेगा? वेरी गुड, जयपाल करेंगे नेक्स्ट मंडे को। ओके। दूसरी बात, उत्तरायण के दिन 14 को, वार कौन सा आ रहा है नहीं मालूम, पर उत्तरायण के दिन की छुट्टी रहेगी, अभी से बता देता हूं, राइट। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।